हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के अंतर्गत हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आगे इंडियन पॉलिटी के लिए एक कड़ी का काम करता है कि आखिर कैसे ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसका महत्वपूर्ण योगदान था आपके आज के संविधान को देखने के लिए, और ना केवल संविधान को देखने के लिए बल्कि उसके पहले आखिर किस तरह की व्यवस्था को रचाया गया, बसा गया, आखिर कैसे इंडियन पॉलिटिशियन जो कि एक राजा महाराजा के समय का साम्राज्य चलता हुआ आ रहा था उसमें एक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। पॉलिटिक्स तो पहले से भी चलता था लेकिन संसदीय व्यवस्थाओं को जन्म दिया। लोग एक मतलब कहना चाहिए शिष्टमंडल जैसी व्यवस्थाओं को मानने लगे। आखिर पश्चिमी सभ्यता से कैसे ओतप्रोत हुए, इसको हम समझेंगे। आप ही जानते हैं मेरा नाम वारुणी शुक्ला है, तो हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ों के संबंध में है ये। आप ये जानते हो कि बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हम इन सब की जड़ों की शुरुआत देखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। बंगाल का जो गवर्नर था वह गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। और यह कौन बना था आप जानते हो? वॉरेन हेस्टिंग। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें शुरू हुई जिसने एक स्टेप फॉर्मेट में भारत के आज के संविधान की नींव लगी। तो हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही सीधा स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले इसने हमें क्या दिया, कारण क्या था? सबसे पहला जो कंपनी के ऊपर, पहले तो कंपनी अपना एक कहना चाहिए खुद का ही राज काज संभाली हुई थी, डाकुओं का राज था, परंतु कंपनी के शासन के ऊपर अब प्रत्यक्ष रूप से संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने की पहल की गई। ठीक है, संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने की पहल की गई, जिसके अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग को आप देखते हो कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी ने क्या किया सबसे पहले कि कंपनी के, इसी के ही अंतर्गत गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अब मान्यता दी गई। पहले तो ये चला जा रहा था कि भाई कंपनी हमारे यहाँ आके लूटपाट कर रही है, जबरदस्ती हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, परंतु उसको किस तरह हम तर्क संगत ठहराएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि कंपनी आपको आखिर में योग्य बनाने आई थी और आपको सभ्यता सिखाने आई थी। तो इस प्रकार प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी वो काम कर रहे थे उसको स्पष्ट मान्यता दी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? पहली तो यही है। सेकेंड चीज क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहला सुप्रीम कोर्ट आप देखते हो 1774 में, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक, एलिजा इम्पे जिसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश की भी स्थापना की गई थी। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड, चैम्बर्स और क्या? लिमेंस्टर। ठीक है, 1 2 3। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें लाई गई? बंबई और मद्रास के राज्यपाल यानी कि गवर्नर को, इनके लिए प्रत्यक्ष यह व्यवस्था रखी गई कि आप गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। साथ ही साथ जो भी कोर्ट के डिसीजंस होंगे, अगर बंबई के हैं तो बंबई में सुने जाएंगे, मद्रास के हैं तो मद्रास में सुने जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये तभी कलकत्ता में सुने जाएंगे जब कोई उनके संविधान से तर्क करने वाली बात होगी जिसके ऊपर पहले निर्णय नहीं दिया गया है, लेकिन निर्णय दिया जाना बहुत जरूरी है। साथ ही दोनों ही पक्षों का एग्री होना चाहिए। भाई जिन दो पक्षों के मध्य में बात सुनी जानी है वो भी एग्री है कि हाँ चलो कलकत्ता में आप सुनवाई करा लो। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्तिगत उपहार और रिश्वत को प्रतिबंधित कर दिया गया। रिश्वत लेना, उपहार को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की पॉलिसी आई थी। एक मिनट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में देखते हैं, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की और भी कमियां थी उसको खत्म करने के लिए आया था।
इसके बाद 1784, अच्छा मैं इसको अभी क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग के ही समय पे आया था, इसलिए मैं उसको कवर करती हुई ये चीजें आपको बता रही हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखते हो केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। लेकिन इसके अंतर्गत आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देखते हो, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी देखते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों देखते हो। इसी के ही अंतर्गत आप देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम भी आता है, चार्टर अधिनियम भी आता है। ठीक, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। 1793 के चार्टर अधिनियम के क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अंग्रेज जो कि भारत में जॉब कर रहा होगा, भारतीय राजस्व से उसको वेतन दिया जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट आइए आप, यह आपको मैंने बता दिया, इसमें ये कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बता दी। अब आप सीधे आ जाओ 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत के साथ जो पहले ब्रिटेन का एक एकाधिकार दिया गया था, व्यापार का एकाधिकार दिया गया था, उसको छीन लिया गया, परंतु चाय के साथ होने वाले व्यापार में उसको एकाधिकार प्राप्त था। क्यों? क्योंकि चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो भी और व्यापार होते थे तंबाकू इत्यादि के, इसमें इसको नुकसान होता था, जिसकी वजह से ये चाय के व्यापार इनको नहीं देने दे रहे थे कि यहाँ कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही 1813 के चार्टर अधिनियम में देखते हो कि ईसाई जो भी कहना चाहिए प्रीस्ट थे, पादरी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इनको प्रीस्ट कहा जाता है, इनको भारत आने की सुविधा मिल गई कि आप भारत में आकर दीक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, भारत आने की सुविधा दी गई 1813 के इधर चार्टर अधिनियम में। आप सीधे 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आ जाइए। ठीक है, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। भारत का सबसे पहले, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, बेंटिक महोदय यहाँ पे कहलाए। उसके बाद कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था, वह पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। आप ये देखते हो कि दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के ही तहत, दास प्रथा को भी समाप्त करने की विधिवत घोषणा की गई थी। धारा 87, ये याद रखेंगे आप, धारा 87 1833 के चार्टर अधिनियम के ही तहत धारा 87 में यह कहा गया कि अगर कोई भी भारतीय जो कि ब्रिटेन की दी हुई भारत में जो भी सेवाओं को ग्रहण करता है, आप जानते हो ना कि क्लर्क वगैरह भी हमारे भारतीय थे जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे कि भाई जॉब करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में जॉब करता है तो उस व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग भी, धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, रंग, ठीक, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको और अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अयोग्य वह नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या व्यवस्था रखी गई? पूरे देश के लिए इन्होंने बोला कि एक ही बजट बनाओ, इस व्यवस्था के अंतर्गत बोला गया। विधि आयोग की स्थापना की बात करी गई थी कि भाई विधि आयोग की स्थापना करो। और फिर आप देखते हो कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी बन रहा है, प्रथम विधि आयोग की भी स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये आप देखते हैं। उसके अलावा और आपको क्या याद रखने की जरूरत है? ताकि आपने सारी चीजों को कवर कर लिया है, दैट्स इट, इतना ही आपको देखना 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अब सीधे 1853 के चार्टर एक्ट में आ जाइए। इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया गया 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रारंभ किया गया और यह व्यवस्था रखी गई कि अब जितनी भी पोस्ट होंगी इसको कॉम्पिटिटिव आधार पे ही भरा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद विधान परिषद
या फिर विधान पार्षद का हुआ, इनका पोस्ट को क्रिएट किया गया, पोस्ट क्रिएट की गई। दैट्स इट, इतना याद रखिए, इतना ही जरूरी है। अब आ जाइए आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्यों जरूरी है? 1857 के विद्रोह के बाद विधिवत रूप से जो भारत का शासन था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन शक्तियां दे दी गई। क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ, विक्टोरिया को रानी घोषित किया गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था रखी गई। भारत में मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत 15 सदस्यीय ये रखा गया। भारतीय परिषद की स्थापना रखी गई, इसमें 15 सदस्यों की स्थापना की गई। ये एक सलाहकारी संस्था होती थी। अब इसका सृजन कैसे किया गया? 8 जो सदस्य होते थे वह ब्रिटिश सरकार के होते थे और जो 7 सदस्य होते थे यह कहाँ के होते थे? ये सदस्य कंपनी के होते थे। ये आपको याद रखना होगा। ये जो होते थे इनका चयन होता था और इनका मनोनीत होते थे। भारत सचिव के पद को सृजित किया गया, जो कि ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन में इसका ऑफिस बनाया गया और भारत की चीजों को डायरेक्ट करता था, ठीक है, डायरेक्टर होता था इनकी चीजों का, डायरेक्ट करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आए थे उनको समाप्त किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को ही समाप्त किया गया। साथ ही साथ और क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो कि डलहौजी की थी उसको फिनिश किया गया और ये कहा गया कि अब जितने भी राज्य अभी तक में ब्रिटिश भारत में आ चुके हैं केवल वही हमारे राज्य होंगे। साथ ही साथ सभी जितनी भी रियासतें हैं उनको अपने आंतरिक मामलों को, धर्म संबंधी मामलों को डील करने की उनको छूट दी गई, ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल के पद को खत्म करते हुए उसको अब वायसराय में नियुक्त किया गया। वायसराय को नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट जो था उनके पद को फिनिश किया गया, बस खत्म। यहीं से मुगल सम्राट का पद आप समाप्त देखते हो। ये चीजें आपको बहुत जरूरी तरीके से याद रखनी है। ये बाकी आप स्क्रीनशॉट्स आप ले लें अभी के लिए। 1892 का यहाँ पे सीधे हम जंप कर रहे हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है? राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने के लिए, देखिए पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे आप देखते हो, साथ ही साथ विचार विमर्श करने, प्रश्न पूछने, बहस करने की छूट दी गई। इसके पहले आप देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों जरूरी था? ये इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल जो कि कोई भी, मतलब आप ये देखते हैं कि वायसराय होता था लेकिन अभी भी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इसमें आप गवर्नर जनरल देखते हो, ठीक है, तो उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में पहली बार मनोनीत किया। विधान परिषद 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मैं बता रही हूं 3 भारतीय मनोनीत किए गए। कौन कौन थे ये? सर दिनकर राव थे, पटियाला के महाराज थे और बनारस के महाराज, पटियाला के महाराज, ठीक है, और सर दिनकर राव। ओके, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। 1873 का अधिनियम क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कभी भी समाप्त करी जा सकती है और 1 जनवरी 1884 को खत्म भी कर दी गई। उस समय डफरिन का शासन था, ठीक है। और शाही उपाधि अधिनियम 1876, रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876। भारत की
साम्राज्ञी घोषित किया गया इनको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1892 का जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मांटेमेर्लो सुधार कार्य भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट था कि मुस्लिम जो समुदाय थे, ठीक है, मुस्लिम समुदाय को एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत यह रखा गया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या था, सांप्रदायिकता को वैधानिक दर्जा दिया गया। सांप्रदायिकता, कम्युनल जो भी चीजें थी उसको वैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि यही कहते थे कि रंग रूप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इन्होंने खुद सबसे पहले दर्जा दिया। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। सबसे पहले विधि सदस्य थे अपने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, कार्यपालिका परिषद के ये पहले भारतीय सदस्य बने थे। उसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? ये है साहब लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिकता का जनक। ठीक है, याद रखेंगे आप ये चीजों को। बाकी ये तो फिर बातें हैं कि हाँ इंपीरियल विधान परिषद दिया गया, ये उतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सेकेंड मोस्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके इतने सारे जो भी परिवर्तन किए गए हैं, आज के भी संविधान में कुछ चीजों को देखते हो। पहली, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा का जो भी आप कल्चर देखते हैं, सदनात्मक व्यवस्था, यहाँ पे सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के रूप में। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लेकर आए ये, प्रांतों में द्वैध शासन इनकी ही व्यवस्था थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको कहा गया है? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को कहा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी प्रांतीय विषयों को आज दो उपवर्गों में जो आप देखते हैं, आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय। आज तो आप संघ सूची राज्य सूची में देखते हैं, माफ कीजिएगा, आरक्षित और हस्तांतरित। ये आप राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए, आप ये देखते हैं कि अगर कोई भी मामला राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा विचारित किया जाना है, आवश्यक है, तो वो उसके लिए आरक्षित रखते हैं अथवा वह हस्तांतरित होता है। बस उसी तरह पे यह कार्य करता है। ठीक है, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक, जो आज का आप कैग देखते हो ना, उस समय का महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत सचिव। यह राइट दिया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का संकल्प रखा गया। लोक सेवा आयोग 1926 में फिर ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर आप देखते हैं कि यूपीएससी का गठन होता है। इसके अलावा और आपको क्या जरूरी है? हाँ, वीटो की शक्ति। आज के राष्ट्रपति को जो वीटो की शक्ति है वो यहीं से आपको इंट्रोड्यूस देखते हो कि वीटो की शक्ति उनको प्रदान की जाती है, और वो किसको? भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को, मतलब वीटो करने या फिर सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति दी जाती है वायसराय को। समझ गए आप? इसके अलावा और आपको क्या याद रखने की जरूरत है? आपको आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है ना, वही से आप रिलेट करिए राष्ट्रपति से कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहीं पे प्राप्त होती है। सांप्रदायिकता के आधार पर पहले तो मुसलमानों को ऐड किया गया, बाद में सिखों, ठीक है, ईसाइयों, भारतीय ईसाइयों को भी और आंग्ल ईसाइयों को भी, एंग्लो और इंडियन जो भी क्रिश्चियन थे उनको, और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई। पृथक निर्वाचन, समझ रहे हैं? पहले 1909 आज के नहीं बने ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये अंग्रेजों ने बांट के गए। क्यों कहा जाता है कि इनने हमें बांटा? इन्होंने तो बांटा है, ये तो शूद्रों को भी बांट रहे थे उस समय के जो भी हमारे दलित भाई बहन है। ठीक है, ये उनको भी हमसे अब दूर कर रहे थे, फूट डालना चाह रहे थे।
लेकिन कर नहीं पाए। चलो नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, आपको एक और चीज याद रखना है, 1919 ये वही टाइम था जब 1920 में पहली बार ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का राइट मिला। ठीक है, वोट देने का राइट मिला। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का, सॉरी, लॉर्ड जॉर्ज लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे आपका 1919 भारत शासन अधिनियम फिनिश होता है। अब आ जाओ 1935, हमारे संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक ये अधिनियम है। क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कि प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्वैध शासन को हटाया, द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई। ठीक है, वहां केंद्र में थी, यहाँ प्रांतों में, और यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन लेकर आए, द्विसत्तात्मक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका भी जनक यही वाला व्यवस्था है। इसके अलावा और क्या था, देखिए यहाँ पे और बताया गया द्विसदनीय व्यवस्था सबसे पहली बार बंगाल, बंबई, मद्रास, आसाम, बिहार और संयुक्त प्रांत। याद रखेंगे सबसे पहले 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करते हुए। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको? रिजर्व बैंक की स्थापना याद रखना है। और क्या याद रखना है? राज्यपाल का कमरा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी के ही अंतर्गत की गई है। और क्या आपको याद रखने की जरूरत है इसके अंतर्गत? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी तरीके के परिवर्तन के अधिकार के तहत सर्वोच्चता दी गई। चलिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति के अंतर्गत और किसको किसको लाया गया? दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को, इनको भी सांप्रदायिकता के अंतर्गत लाया गया। और क्या याद रखना है आपको? इसमें आपको मताधिकार देखेंगे कि 10% तक की जनता में यहाँ पे बांट दिया जाता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के तहत आप ये देखते हैं कि बर्मा को भारत से हटा दिया गया, यहीं पे बर्मा को भारत से हटा दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, आज की न्यायपालिका का जो संघीय ढांचा है आप इसी के तहत देखते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ अब ये क्रिप्स मिशन आ जाता है। आपको देखना है द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट के लिए इंडिया ने मतलब मना कर दिया था, जैसे तैसे बात बनी। फिर भारत को किस तरह से उनका मतलब कहना चाहिए स्वतंत्र देश दिया जाए, तो इनके ही लिए क्रिप्स मिशन को लाया गया। सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, हेनरी लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, इनके ही नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया, जो कि असफल रहा। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद ये वादा दिया गया था कि भाई संविधान निर्माता निकाय में भारतीय राज्य भी भाग लेंगे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि लगभग देंगे, हमें चाहिए था पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, असफल हुआ था क्रिप्स मिशन, कोई भी बीच का रास्ता खोजने में असफल रहे। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। अगेन इन्होंने यह कहा कि हम भारत को एक मतलब स्वतंत्र राज्य की बनाएंगे। 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का निर्माण करने पे बात बनी, जिसमें अंतर्गत 14 अंतरिम सदस्य सरकार बनाएंगे, इस पे भी बात हुई। संविधान सभा का गठन हुआ। जो आप संविधान सभा पढ़ते हो, जो भी आप संविधान सभा पढ़ते हो, उन्होंने अपना खुद का एक संविधान इनके सामने प्रस्तुत किया। बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद इन्होंने जब एग्री किया तब भारत को स्वतंत्रता दी, माउंटबेटन प्लान के तहत। माउंटबेटन प्लान आपको पता है ये कि कब ये पारित हुआ है? वेट अ मिनट, माउंटबेटन घोषणा कब आई, पारित कब हुई, लागू कब हुई, ये सब आप जानते हैं क्या? 3 जून का ऐतिहासिक दिन था। माउंटबेटन घोषणा आती है, रेड क्लिफ लाइन आती है, 18 जुलाई से पूरी तरह से लागू हो जाती है। 24 जुलाई
आखिरी दिन होता है माउंट बैटन का एज गवर्नर जनरल भारत के लिए काम करना। ठीक है। 25 जुलाई से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को चार्ज दे दिया जाता है। 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता। ठीक है। तो इस तरह यह वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी काम की चीजें थी मैंने जो आपके तक साझा की है आपने उसे अच्छे से समझा होगा। तो आप करंट मुद्दे के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।